कहते हैं हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ इत्तेफाक जरूर होता है और मेरे साथ भी एक इत्तेफाक हुआ। साल 2019 वर्ल्ड कप कवर करने जब मैं इंग्लैंड पहुंचा और इंग्लैंड में शहर शहर घूमते हुए जब मैं मैनचेस्टर पहुंचा तो वहां पर एक ऐसे शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई जो एक समय पर भारतीय तेज गेंदबाजी की पहचान थे। वो इंग्लैंड में इन दिनों बस चुके थे और साथ ही अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा, उसके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिकेट के मैदान पर जुड़े रहते थे। बातचीत में पता चला कि वो उत्तर प्रदेश से हैं और जैसे ही उत्तर प्रदेश का नाम आया बरबस कानपुर हॉस्टल भी जहन में आ गया, क्योंकि कानपुर हॉस्टल से एक से बढ़कर एक क्रिकेटर्स निकले और उसी कतार में इस शख्सियत का भी नाम आता है। हम बात कर रहे हैं आरपी सिंह सीनियर की। 80 के दशक में वो भारतीय टीम का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, यानी कि भारतीय टीम की तरफ से वो खेले और उसके बाद माइनर काउंटीज खेलते हुए, काउंटी खेलते हुए वो इंग्लैंड पहुंच गए और फिर इंग्लैंड के ही होके रह गए। अब मज़ेदार बात है या इत्तेफाक कहें आप कि आरपी भाई जो है देश के लिए खेले, यानी हिंदुस्तान के लिए खेले और हिंदुस्तान की जर्सी में हम सब ने उनको देखा। अब एक अलग सा इत्तेफाक बना कि उनका जो बेटा है हैरी की बात करें तो वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, अंडर 19 वो इंग्लैंड के लिए खेले। यानी कि ये एक ऐतिहासिक लम्हा था कि जब पिता भारत के लिए खेला और बेटा इंग्लैंड के लिए खेला। आज हैरी के सफ़र पर बातचीत करेंगे, आरपी भाई के खुद के सफ़र पर बातचीत करेंगे। ढेरों ऐसी यादें हैं आरपी भाई को लेके जो हम सब ने बचपन में देखी हैं, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था, स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ता था। जब आरपी भाई लखनऊ में मैचेस खेलने आते थे या ग्रीन पार्क में हम सब जाते थे उनकी गेंदबाजी को देखने, और बस जब वो रनअप पे भागते थे तो इमरान खान की याद आती थी। वैसे ही गोरे चिट्टे लंबे कद के और बाल को साइड से हाथ मारना बीच बीच में। आरपी भाई बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे। कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है? बहुत अच्छी तरह, और थैंक यू राजीव यहाँ बुलाने के लिए। और ये आपका क्रिकेट ज्ञान का सेटअप बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इम्प्रेसिव है। मैं बात भी कर रहा था एक दो आपके कॉलीग से, तो काफ़ी एक्साइटेड प्रोजेक्ट लग रहा है जैसे आप कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी है और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। चलिए तो सबसे पहले उस खबर से आरबी भाई बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ ही महीने पहले की बात है जब हैरी सिंह का नाम आया इंग्लैंड के अंडर 19 टीम में और पूरे देश में एक खबर सी फैल गई कि आरपी सिंह सीनियर का बेटा जो है इंग्लैंड के लिए खेलेगा। बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस हमने देखा, आपने भी कई जगह इंटरव्यूज़ भी दिए। कैसा फील था एक पिता के लिए, मतलब खुद आप हिंदुस्तान के लिए खेले और बेटा जब इंग्लैंड के लिए सेलेक्ट हुआ, क्या कुछ फील था आपके जहन में? क्या आपके जहन में था कि वो हिंदुस्तान के लिए वो भी खेले या आपको लग रहा था कि चलो इंग्लैंड के लिए खेल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है? अब चूंकि हम एक तरह से यहाँ से जाके इंग्लैंड में बस गए, तो अब वो वहाँ पे पले बढ़े और वहाँ की ज़िंदगी में तो एक तरह से सारी जूनियर क्रिकेट और खेलते रहे, तो एक तरह से ऐसा लगता था कि उनको भाई वहीं पर है। कोशिश तो ये थी कि अगर वो यहाँ होते और यहाँ खेलते तो अच्छी बात होती। और बाकी जहाँ तक खेलने का सवाल है, मैं सोचता हूँ कि ये बच्चों का और जिनका भी है, हमारे एज ए पेरेंट्स हम खेले तो, लेकिन ये उनका ही शौक़ है, उनको ही शौक़ होना चाहिए और उसमें ही उनका लगाव है। फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते थे, टेनिस भी बहुत अच्छा खेलते थे, गोल्फ भी बहुत अच्छा था वो, मगर क्रिकेट में एक्सक्लूसिवली उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आया। ऐसा कह सकते हैं कि जो रोज़ की बातचीत और इन्फ्लुएंस और मेरे साथ खेलने से, मैं जब एज ए प्रोफेशनल खेलता था वहाँ पे, तो शायद छोटे थे आते थे तो उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, मगर अच्छा खेल रहे हैं। और अभी जैसे पिछले साल उन्होंने अंडर 19 श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था, सेंचुरी भी बनाई उन्होंने, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए अंडर 19 से, और उन्होंने जाके पहली बार इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये हिस्ट्री का है। तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे भी। उसके बाद अभी आकर के जब वापस आए तो लंकाशायर ने उनको प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट दिया काउंटी का, और अभी उनका सीजन अच्छा गया था, और उसके बाद अभी उन्होंने 2 साल का एक्सटेंशन भी कॉन्ट्रैक्ट का दिया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि एज ए प्लेयर, मेरा जो उनका रिश्ता है फादर का और बेटे का तो है ही है, मगर उससे भी ज़्यादा बड़ा रिश्ता कोच और ट्रेनी का है, तो हम उसको ज़्यादा मेंटेन करते हैं। और हम जैसे बातें करते हैं कि एक ट्रेनी से जैसे हम किसी से भी बात करते हैं, तो वेरी सिमिलर काइंड ऑफ कन्वर्सेशन प्रोसेस, गेम टेक्निकल पॉइंट्स हैं, टैक्टिकल हैं, जो भी चीज़ इस तरह करके तो अच्छा खेल रहे हैं। बाकी उनकी मेहनत और किस्मत कहाँ ले जाएगी आगे वो तो देखेंगे।
हम सब तो ये सोच रहे हैं कि हैरी इंग्लैंड की सीनियर टीम में भी खेलें और एक बड़ा टेस्ट आपका भी हो, तब ये देखना बड़ा मजा आएगा कि हिंदुस्तान से इंग्लैंड का मैच चल रहा हो और हैरी इंग्लैंड के लिए खेल रहे हो। तो मैं देखना चाहूंगा कि आरपी भाई का तब दिल किधर जाता है और दिमाग किधर जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सिनेरियो। भाई हम इतने सालों से इंग्लैंड में रह रहे हैं, हम विशुद्ध भारतीय हैं और हमेशा रहेंगे। यानी दिल है हिंदुस्तानी। दिल है हिंदुस्तान। भले हैरी भले खेले इंग्लैंड के लिए, लेकिन दिल हिंदुस्तानी। लेकिन हैरी मेरी बिटिया भी खेलती थी और उसने भी काउंटी खेला है, वो भी फास्ट बॉलर थी एक्चुअली वो। अच्छा। और चूंकि पढ़ाई की वजह से ज़्यादा फोकस था तो नहीं खेली वो, आगे अभी नहीं खेल रही हैं। लेकिन इनका क्या है कि इनका रुझान इंडिया के कल्चर पे और ख़ासकर खाने पीने पे, म्यूजिक पे काफ़ी हैरी का है। तो वो एक नेचुरल सी बात है और वो देखने को। और अभी प्लान ये है कि इस विंटर में अभी आकर के, इस महीने के आखिर में आके यहाँ आके 2-2.5 महीने खेलें। फिर लंकाशायर की टीम आ रही है मुंबई में, तो उनके साथ जुड़ के इनके 2 हफ्ते के प्रोग्राम हैं। तो उनको यह है कि यहाँ के जो एक तरह से टफ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में खेलना और वहाँ से सीखना, तो ये एक कोशिश है। अब देखिए वो आगे कैसे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेहनत और किस्मत 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं खेलने के लिए। आरपी भाई, जब आप हिंदुस्तान के लिए खेले 80 के दशक में, उतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं थी। इस बार हैरी जब अंडर 19 के लिए आए टीम में, तो सडनली वो न्यूज़ बन गई और उसमें मुझे लग रहा है जो कवरेज हैरी की वजह से आपको मिली, उस समय आप खुद खेल रहे थे, नहीं मिली। और आपने अभी लंकाशायर की कैप भी लगा रखी है और ये बड़ा प्राउड होता है वहाँ पे। हमने देखा इंग्लिश कल्चर में कि अपनी कैप को लेके बहुत प्राउड करते हैं। तो आपके लिए तो वो इंडियन कैप अभी बचा के रखी है आपने जब डेब्यू किया था? मेरी कैप बिल्कुल रखी हुई है, मेरा स्वेटर भी है, मेरी टाई भी है और वो हमेशा रहती भी है। और उससे बड़ा प्राइड मेरा शायद कोई भी नहीं है क्रिकेट को लेकर के। और जहाँ तक इंग्लैंड की और हैरी के खेलने की बात है, बाकी कैसे ही आगे बढ़ते हैं देखते हैं। और मेरा तो ये था कि हम लोग जब खेलते थे, शायद याद हो आपको, तो इस तरह कहते नहीं थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात होती थी। और ख़ासकर यूपी जैसे आते थे हमारे, हालांकि हम लोग उसको अगर मॉडर्न लैंग्वेज में कहें कि कानपुर में ग्रीन पार्क में क्रिकेट एकेडमी जो होती थी, क्रिकेट हॉस्टल के नाम से जानते थे। और कितनी टैलेंट थी वहाँ पे, आपने भी देखा है, स्पोर्ट्स कॉलेज से आप हैं, कितनी टैलेंट निकली, लेकिन वो उतनी ज़्यादा आगे बढ़ के नहीं पाई। और आजकल के सोशल मीडिया और लाइफ में ज़रा सा भी कितना प्रोफाइल बढ़ गया है। आज हम क्रिकेट में, मेरा शायद आज पहचान ज़्यादा है बजाय उस समय जब हम इंडिया खेलते थे। और उसके बाद आरपी सिंह जूनियर आए। अब जूनियर सीनियर तो ऐसा हो गया कि 2 नाम थे, तो जब भी कोई सुनता है तो उनके बारे में सोचता है कि वही आरपी सिंह है, क्योंकि वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले और अच्छा यूपी का नाम किया और बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे। और हमारे से जब मैं खेला तो उसके शायद 1 साल पहले ही उनकी पैदाइश हुई थी। तो मुझे जो बताया गया कि भाई हम क्षत्रिय राजपूत थे, वो भी थे, तो शायद यूपी से खेलने वाले। तो बड़ी खुशी की बात है, कितने खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं उस समय से। तो अब तो इतनी बड़ी प्रोफाइल हो गई गेम की और बड़ी खुशी की बात है, बोथ फाइनेंशियली, प्रोफेशनली गेम कितना आगे बढ़ गया। बिल्कुल आरपी भाई, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए जब आप खेले 80 के दशक में, जैसा आपने कहा 30 फास्ट बॉलर्स उतने होते नहीं थे। कपिल बाजी के लिए एक पार्टनर ढूंढा जा रहा था उस समय के, एक एंड से तो कपिल बाजी डाल रहे हैं, दूसरे एंड से कौन डालेगा, और वो एक शिद्दत से फास्ट बॉलर की तलाश रही हमेशा से। जब आपको कॉल आई पहली बार कि आप हिंदुस्तान के लिए सेलेक्ट हो गए और आपको अब कपिल बाजी के साथ गेंदबाजी करनी है, कुछ शेयर करें ना मोमेंट, क्या कुछ फीलिंग आई थी जब आपको, उस समय तो फ़ोन होते थे, जब फ़ोन पे आपको खबर मिलती थी, क्या कुछ रिएक्शन था जब आप सेलेक्ट हुए और उसके बाद आपको ये पता चला कि अब कपिल बाजी के साथ आपको डेब्यू करना है? हमें तो एक जुनून सा था, मेहनत करने का मौका था। हॉस्टल में, एकेडमी में जब हम लोग थे और यूपी से खेलते रहते थे कि यह है कि मेहनत करते रहे, जब मौका आएगा तो देखेंगे कैसा निकलता है। और जब वो मौका आया तो बड़ी खुशी की बात थी। मैं उस समय एक्चुअली इंग्लैंड में खेल रहा था जब खबर आई थी, पहले सिलेक्शन हुआ था बोर्ड 11 के लिए, और उसके बाद फिर अंडर 25 से अंडर 22 का मैच था इंडिया का चंडीगढ़ में, जिसमें फिर बोथ डेविड बून और जेफ मार्श को उस समय तक कोई नहीं, तो मैंने शुरू में आउट किया पहले ही 2-3 ओवरों में, और उसके बाद ही शायद मेरा कॉल आया था। और जब हैदराबाद में ये बताया गया सुबह कि आप खेल रहे हैं मैच, तो एक अजीब सा थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी और क्या कैसे होगा। और ख़ासकर यूपी से एक आने वाला लड़का
जिसको कि आप एक अच्छे सेंटर जैसे बॉम्बे में हैं या साउथ में होती थी क्रिकेट, तो इनको शायद उतनी ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस रहता था अच्छे लोगों से, बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने में। तो इट वाज जस्ट ए ड्रीम कम ट्रू इन अ सेंस। और थोड़ा सा जैसे बताया नर्वसनेस के साथ फिर मैंने पूरे जोश के साथ जो किया और आगे जो खेला गया वो तो सबको पता ही है। जी। कपिल बाजी के साथ कुछ आपके पास यादें हो? कपिल बाजी, सुनील गावस्कर भी थे आपके साथ उस समय, उनकी शायद आखिरी सीरीज थी। क्या कुछ यादें हैं तमाम बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलने की आपके? सनी भाई वाज, जैसा मुझे लगा, ही बिकेम सॉर्ट ऑफ ग्रेट सॉर्ट ऑफ सपोर्टर ऑफ मी। और नेट में भी मेरे साथ रह के कि बड़ा प्रोस्पेक्ट है और हेल्प करते थे। कपिल पा ऑलवेज अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए, मद्दीपा थे तो, और रॉजर बिनी थे हमारे साथ, फिर चेतन शर्मा थे। तो काफ़ी एक उस तरह एक्सपीरियंस रहा था। और मेरा तो ये था कि इनके साथ रह के खेलने का और सीखने का मौका है, और एक बड़ा जैसे कहते हैं ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। और उसके बाद अभी पीछे कुछ दिनों में, कई सालों में, कपिल पाप इंग्लैंड आते हैं तो हम लोग मिलते हैं, खाना खाने जाते हैं, और एक तरह से वो दोस्ती और वो रिस्पेक्ट जो है एक दूसरे के लिए, और ख़ासकर मेरा जो उनके तरफ एक डीप रिस्पेक्ट, और उनसे जो सीखने को आज भी जो बात सुनते और करने को मिलता है, तो वो एक बड़ा और उसमें अच्छा डेवलप हुआ है। तो सनी भाई का बड़ा अच्छा सपोर्ट था, और बाकी सारे लोगों का मुझे जो लगा एक्सपीरियंस हुआ मेरा। तो आरपी भाई, आपके लिए रोल मॉडल कौन थे? क्योंकि जब हम सब रणजी ट्रॉफी में देखते थे, वो जो आपकी पर्सनैलिटी थी और जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते थे, और एक फास्ट बॉलर का जो होता है ऑरा, वो नज़र आया करता था। कौन था आपका आइडियल? आप फास्ट बॉलिंग कैसे शुरू किया आपने? अब फास्ट बॉलिंग तो इंसिडेंटली शुरू हुई। जब मैंने लखनऊ में एक समर कैंप था, तो लोगों ने देखा ये लंबा चौड़ा है तो ये फास्ट बॉलर होगा, तो उन्होंने कहा फास्ट बॉलिंग करते। मैंने कहा कर लेंगे, और इस तरह से मेरी फास्ट बॉलिंग की। मैंने देखा सब दूर से भाग के आ रहे हैं, मैं भी भाग करके डाली और बॉल तेज निकली, तो उसके बाद सिलेक्शन हो गया। उसके बाद एक तरह से वो फिर बैटिंग वगैरह मैंने कानपुर हॉस्टल एकेडमी में जाके काफ़ी सुधारी। और उसके बाद सीखने का, जहाँ तक ये था कि रोल मॉडल कौन है, हमारा हीरो कौन है, क्रिकेट की उस समय इतनी प्रोफाइल नहीं थी। तो कभी हम रेडियो पे सुनते थे माइकल होल्डिंग के बारे में, डेनिस लिली के बारे में पढ़ना, इमरान खान उस समय चालू हुए थे। तो ये था कि मेहनत करके एक बेस्ट बनना है दुनिया में, ये एक जज्बा था अपना कि उसको लेकर के मैं बेस्ट खिलाड़ी बनूं, और उस धुन से लेकर के हम मेहनत करते रहते थे। आरपी भाई, क्योंकि जब आप खेले इंडिया, उस समय फास्ट बॉलिंग एक्चुअली आना शुरू हो गई थी हिंदुस्तान में। वो चेतन शर्मा भी तेज डालते थे, आपके समय में के शर्मा थे एक जो रेलवे से खेले, वो भी बहुत तेज डालते थे, आप खुद तेज डालते थे। क्या आपको लगा था कि आज जिस तरह का दौर हम देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स की तूती बोल रही है एकदम, इंडियन फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट को, जब आप लोग आए 80s में, कभी आपको लगा था 30 साल बाद ऐसा पलट जाएगा समय कि फास्ट बॉलर्स की चर्चा हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगी, स्पिनर्स की बात उतनी नहीं होगी, बैट्समैन जो हम सब था कि बैट्समैन प्रोड्यूस करते हैं, अब सडनली ऐसा हो गया सिराज, बुमराह, शमी के आने से कि सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर्स की चर्चा हो रही है। एज अ फास्ट बॉलर प्राउड फील होता है कि 30 साल में जो कुछ आप चाह रहे थे वो अब देखना शुरू किया आपने? होता क्या था कि हमारे टाइम में पाकिस्तान में पड़ोस में इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर निकलते थे, और हम लोग सोचते थे हमारे यहाँ क्यों नहीं निकलते, या विकेटों का असर है जिस तरह खेलते हैं, या हमारी मानसिकता, माइंडसेट हमारा नहीं है, और 2-4 ओवर डालने के बाद आप फाइन लेग पे चले जाइए। तो हमने तो बड़ी कोशिश की, और अभी मेरी मुलाकात हुई थी अतुल वासन से रिसेंटली, तो ऐसे ही पुराने ज़माने की फास्ट बॉलिंग की बात चल रही कि भाई तो यू आर द फास्टेस्ट, उसने बोला मेरे को, तो प्राइड हुआ इस तरह करके। लेकिन कपिल पाव जब इसलिए द रोल मॉडल उस समय कर रहे थे, उसके बाद श्रीनाथ आए, वेंकटेश प्रसाद आए, उसके बाद जो आज जो स्ट्रेंथ है और डेप्थ है फास्ट बॉलिंग की, और स्किल और क्वालिटी जो है, इट्स इनक्रेडिबल, प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट अटैक इन द वर्ल्ड। इफ दोनों का कॉम्बिनेशन ले आप, जैसे अभी सिराज भी अभी आए हैं, और कितने लड़के जो अभी, और खासकर आईपीएल के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इनको, जो प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, इसकी वजह से, और जो कोचिंग सपोर्ट, बाकी का नॉलेज सपोर्ट है, जितनी अवेयरनेस हो गई, इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि
हर डिपार्टमेंट में दिखता ही है हमको, लेकिन फास्ट बॉलिंग में पर्टिकुलरली तो बड़ी खुशी की बात है। आरपी भी, लेकिन आपको क्या है, एक रीज़न अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है वो फास्ट बॉलिंग का गढ़ बन गया है या फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में आज के डेट में, मतलब वो शुरुआत शायद पहली, कहते हैं ना, पहली खेप आप निकले और उसके बाद से फिर आशीष विस्टन जैदी, उबैद कमाल आए। हालांकि वो दुर्भाग्य था कि वो लोग देश के लिए नहीं खेले। फिर प्रवीण कुमार को हमने देखा, भुवनेश्वर कुमार आए, सुदीप त्यागी आए, ये सारे इंडिया के लिए खेले। अभी हम देख रहे हैं कि कार्तिक त्यागी जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, शिवम मवी ऑलरेडी देश के लिए खेल चुके हैं, अंकित राजपूत एक और तेज गेंदबाज है। क्या रीज़न आपको लग रहा है कि यूपी में अचानक इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर्स आने लगे? और कहीं ना कहीं वो इंस्पायर शायद आपसे हुई, क्योंकि जब भी चर्चा होती थी यूपी क्रिकेट में कि फास्टेस्ट बॉलर जो है 80-90 के दशक में आरपी सिंह सीनियर हुआ करते थे, और उसके बाद से देखिए एक लंबी फौज है, एक लंबी 30 सालों में ऐसा लगता है कि यूपी ने जितने फास्ट बॉलर दिए देश के किसी स्टेट ने नहीं दिए। नहीं, बड़ी खुशी की बात है। और मैं जो 2-3 नाम आपने लिए जिनके कोच विपिन भट्ट हमारे साथ हॉस्टल में होते थे, विकेट कीपर बैट्समैन, प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर त्यागी की बात कर रहे हैं, तो इनके ही शिवम मावी आल्सो हेल्प। और जैसा आपने आशीष विस्टन जैदी का नाम लिया, के शर्मा का नाम लिया, और उबैद कमाल जो स्विंग और स्किल के थे। अब आशीष विस्टन जैदी इतना बढ़िया बॉलर था, इतना परफॉर्मेंस दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा मेहनत के साथ किस्मत भी होनी चाहिए आगे खेलने के लिए, तो शायद वो नहीं खेल पाए। और उसके बाद कितने अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर, अभी मैंने 2019 की बात है, मैंने एक कैंप किया था यूपीसीए के लिए, राजीव शुक्ला जी ने ऑर्गेनाइज किया था, मैंने और कोर्टनी वॉल्स ने, तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर देखने को मिले, जिसमें मोहसिन खान थे, यश दयाल थे। हाँ, तो ये आजकल और कितनी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, और खासकर भुवनेश्वर कुमार जैसे आर्टिस्ट जो स्विंग के मास्टर थे। और तो एक तरह से क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की एक फ़ौज ले लें आती थी, तो उनके रोल मॉडल्स हो जाते थे। प्राइड भी लगता है मुझे, और आपने ये दिया है। हम लोग तो बस खेलते थे कि भाई पहला फास्ट बॉलर जो यूपी से इंडिया के लिए खेला था, तो उसका एक बड़ा खुशी भी होती है और थोड़ा सा प्राउड भी महसूस होता है। और उसके बाद जो निकल के आ रहे हैं, तो आजकल तो प्रोफाइल इतनी अच्छी है, और स्पिनर्स भी और बैट्समैन भी अच्छे निकल रहे हैं, जैसे चावला थे और अपना यादव जी हैं, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। तो बड़ा प्राइड महसूस होता है इसमें कि एक चले अगर हमने कोई भी शुरुआत कर दी और उसके वजह से बाद में अगर कोई भी एक तरह से आगे बढ़ते हैं, तो खुशी की बात है। बिल्कुल। और जब आप अपने क्रिकेट शुरू किया, जब आप कानपुर हॉस्टल गए, मुझे याद है मैं कई लोगों से बात कर रहा था कि कानपुर हॉस्टल में भी फास्ट बॉलर्स की फौज थी, और नेट पे एक कहते हैं कि आपस में लड़ाई होती थी कौन तेज डालेगा, और बल्लेबाज तो बच के भागते थे कि इतनी बाउंसरें पड़ेंगी। अगर आपने उनको चाय या उस समय मैंगो शेक सुना है, बहुत चलता था परमिट पे। क्या ये कहानी की, मतलब आप लोग फास्ट बॉलर्स कहते हैं ब्राइब मांगते थे कि यार बाउंसर नहीं खानी है तो चाय पिलाओ या तो मैंगो शेक पिलाओ, ऐसा कुछ होता था हॉस्टल में? इस तरह की बातें चलती रहती थी, एक बैंटर होता था हम लोगों के बीच में, तो वो चलता रहता था। और जब मैं हॉस्टल में गया, तो मेरे से बहुत अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर थे, तो मुझे लगता था यार इतने अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मैं कैसे निकलूँगा यहाँ से। फिर किस्मत रही, मेहनत रही, आगे निकल गए। लेकिन जो एक्सपीरियंस जो मुझे लगा उनके साथ, और एक दूसरे के खिलाफ जो चैलेंज करते थे, वो उसको ही लेकर के आगे बढ़े हम लोग। और टैलेंट बहुत थी बैटिंग में, बॉलिंग में, सभी जगह। बिल्कुल। और क्योंकि परमिट की कुछ यादें बताए ना, क्योंकि ग्रीन पार्क हॉस्टल के बिल्कुल बैक साइड में था, और शाम को चाय पीने और एक गुप्ता जी की चाय की दुकान होती थी। यस यस, जहाँ पे सब प्रैक्टिस करने के बाद बैठते थे। नवीन मार्केट जा रहे हैं छोटी शॉपिंग के लिए। यादें क्या है वो कानपुर की? अभी मैं जैसे एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, उसके साथ जुड़ा हूँ, और बड़ी बड़ी कोशिश है, चूँकि 20 साल के बाद 25 साल के बाद वापस इंडिया आने का जुड़ाव। और चूँकि अभी तक मैं बिजी था, फैमिली बढ़ रही थी, और चूँकि बेटा और बिटिया दोनों खेलते थे, इनकी कोचिंग भी मैं कर रहा था, तो अब इस हालत में है कि वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था मेरा दिली लगाव है कि यहाँ से आके कुछ जुड़ा जाए, और जो हमने इतना अंग्रेज़ों को कंट्रीब्यूट किया है, उनके खिलाड़ियों के साथ मेहनत की है, तो यहाँ आके हम अपने खिलाड़ियों के साथ मेहनत करें। तो इसको लेकर के एक बिग क्रिकेट लीग करके हम, जहाँ पे जो एमेचर खिलाड़ी जिनको शायद मौके नहीं मिलते हैं, उनको एक इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खिलाने का मौका मिले। तो अभी लखनऊ में ट्रायल था,
और सारे लोग इकट्ठा हुए, तो वो पुरानी जैसी आप बात कर रहे हैं हॉस्टल्स की और पुरानी छोटी छोटी कहानियाँ हंसते हंसते ऐसा लगा कि हम उस दुनिया में फिर से पहुंच गए। लेकिन आप आरबीआई कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता हो कि किसी पर्टिकुलर बैट्समैन से कुछ नाराजगी हो और नेट पे आपने निकल के बाउंसर मारे? क्योंकि अक्सर मैंने देखा नो बॉल्स बहुत डालते हैं फास्ट बॉलर्स जो है, और किसी से खुन्नस हो तो 2 कदम और आगे से डाल देते हैं। कभी याद आता है कोई ऐसा एक इंसिडेंट? किस्सा ऐसा था और उस लोगों को हंसी भी आएगी सुनने में। वो ये था कि एक बार एक हमारे कैंप में, रणजी ट्रॉफी कैंप में, एक कोई ऐसे खिलाड़ी का सिलेक्शन हो गया जो शायद किसी अप्रोच या सोर्स से आए थे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की तरफ से। तो उस समय ऐसी चीज़ों का कोई वो नहीं था, तो हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगा। तो सारे फास्ट बॉलर जब वो बैटिंग करने आते थे तो उनके ऊपर हालांकि नो बॉल तो नहीं, लेकिन सारे वो बाउंसर्स शॉर्ट पिच डाल करके, तो वो बेचारे 3-4 दिन के बाद कैंप छोड़ के चले गए। लेकिन जो हमारे बैट्समैन थे, जैसे शशिकांत खांडेकर थे, सुनील चतुर्वेदी थे, राहुल तो खैर बाहर से आता, और तो ये लोग चैलेंज लेते थे, तो बड़ा तगड़ा एक दूसरे में कंपटीशन होता था। इसलिए जो हेल्दी और कंपेटिटिव माहौल जो था कानपुर में, उसने बड़ी हेल्प की सब खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में। आरपी भाई, क्योंकि इन दिनों कल्चर भी चेंज हुआ है। पहले फिटनेस के लिए आप सब 15 राउंड 20 राउंड सुबह ग्रीन पार्क का लगाना, और ये एक शेड्यूल होता था। आज आप हैरी को कोचिंग देते हैं तो वेट ट्रेनिंग उसमें आ गई है, तमाम चीज़ें, इतनी हाई प्रोफाइल फिटनेस के शेड्यूल्स आ गए। क्या कुछ चेंजेस 30 सालों में आप देख रहे हैं? मतलब क्या अच्छी चीज़ आप देख रहे हैं? रनिंग तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्रिकेटर्स की मुझे लग रहा है कम हो गई है। मुझे याद है कपिल पाजी बताते थे 20 राउंड 25 राउंड लगाते थे, आप सभी लगाते थे फिटनेस के लिए। क्या रनिंग वाला एरा थोड़ा कहीं दब गया है, जिम फिटनेस से ज़्यादा जोर पकड़ लिया है इन दिनों? जैसे जैसे स्पोर्ट्स में चीज़ें बढ़ी हैं, तो जो अवेयरनेस अबाउट बॉडी की फिटनेस, और हम तो स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पीपल की, इवन आम लाइफ में देखें तो लोग कितनी अवेयरनेस है, डाइट का है, फिटनेस का है, और इतनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज जो बढ़ी है कि कैसे सुप्रीम फिटनेस लाई जा सकती है, और गेम स्पेसिफिक। तो जैसे क्रिकेट की है या फुटबॉल की, अलग अलग गेम्स किसी, उसके लिए इंजरीज को कैसे बचाया जा सकता है, कौन से एरिया, तो ये बहुत ही अवेयरनेस है। और आजकल तो ये कल्चर है कि इंग्लैंड में तो काफ़ी सालों से है, और इंडिया में भी मैंने जो देखा, अब एक तरह से पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल सेटअप है कि भाई आपको शुरू से ही फिटनेस लेवल और कैसे आप अपने को फिट करके, तो उससे क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस लेवल है वो और भी अच्छे आते हैं उसी से। और हम लोगों के टाइम में तो उतनी नॉलेज थी नहीं, तो जो नॉलेज थी कि भाई भागो, मेहनत करो, और मैं तो क्रिकेट में उस समय क्या डाइट मिलती थी यार? क्या डाइट थी हॉस्टल में उस समय? नहीं, हॉस्टल की डाइट तो बड़ी लिमिटेड थी। 25 रुपए पर डे? क्या था डाइट? 9 रुपए पर डे थी हमारे टाइम में। 9 रुपए पर डे, पूरे दिन खाना खाना है? तो पूरे दिन ब्रेकफास्ट से लेके लंच और डिनर सब कुछ करने के बाद, तो हम लोग ये था कि घर से मंगा के काफ़ी खाया जाता था एज ए फास्ट बॉलर। अगर फास्ट बॉलिंग होगी कैसे, तो ये उसी समय उस समय था। और अब तो यह है कि इतनी ज़्यादा और गेम प्रोफेशनल हो गया है। हमारे टाइम में 35 रुपए थी डाइट। अच्छा, चलिए, मुबारक हो, बढ़ गई थी आपकी। क्योंकि 9 रुपए में, लेकिन आरपी भाई एक फास्ट बॉलर की डाइट तो बहुत बड़ा मुश्किल है उस टाइम में भी, कितना भी सस्ता रहो। तो वो अब अगर दाल बनी है या सब्जी बनी है, तो उसके अंदर डाइव लग के जाके नीचे आलू को ढूंढना पड़ता था, या दाल के वो ढूंढना पड़ता था कि एक्चुअली है कि नहीं उसमें। नहीं, फास्ट बॉलर के बारे में ये भी आरपी भाई सुना है हॉस्टल में कि वो रोटी गिन के नहीं ऐसे उठाते थे। ये कितना सही है कि आप लोग नाप कैसे उठाते थे कि यार इतनी आज रोटी है? वो गिना नहीं जाता था। वो कल्चरल था कि भाई रोटी खाएं ज़्यादा। अब आप देखें आजकल लोग कार्ब्स नहीं खाते। हाँ, कार्ब्स नहीं खाते, या रोटी का पर्टिकुलर जो व्हीट का प्रोडक्ट है अवॉइड करते हैं कि उससे हैवीनेस आती है। ताकत का सोर्स था वो। बट ये था कि होता क्या है कि अगर आप आउटपुट उतना ज़्यादा है, ट्रेनिंग है, कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो टेक्निकली उससे बात करें तो वो जो डाइट इनटेक होना था, अब हम लोग तो बड़े फेमस, आज भी लोग बताते हैं यूपी में फेमस थे कि भाई कितने अंडे खा लिए इन्होंने, कच्चे अंडे और इस तरह करके। लेकिन उस समय वही सोर्स थे हमारे पास प्रोटीन के, तो वो उससे जो नॉलेज थी उसमें ही बेस्ट करते थे। लेकिन मुझे लग रहा है जब आपके आते आते तक तो फिटनेस के बारे में आपको अंदाजा लग गया था, क्योंकि आपकी डाइट की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है जब भी मैं बात करता हूँ। कितने अंडे खा जाते थे अब एक दिन में? अब हम लोग, अब जैसे हैरी है, इनको पता चला, बात करते हैं, तो हम लोग कम से कम 12-15 अंडे तो रोज़ खा ही जाते थे। उसके अलावा और 2-4 गिलास जूस, और कम से कम 2-3 लीटर दूध, ये 2-3 लीटर दूध कम से कम, मतलब इतना तो। और फिर उसके बाद भागना, मेहनत करना,
तो वो ज़रूरी होता था। जी। तो ये था कि अगर हम स्ट्रांग रहेंगे। अच्छा, फास्ट बॉलिंग का क्या है कि फास्ट बॉलिंग हम उस समय एज ए क्रिकेटर, और आज भी मैं बताता हूँ एज ए कोच, कि फास्ट बॉलिंग यू आर नॉट ए क्रिकेटर, यू आर ऑलमोस्ट एन एथलीट। हाँ। तो आपको अपनी बॉडी की वो देखनी बहुत Need ज़रूरी है, देखनी नीड्स, जी। और कैसे अपने आप को मेंटेन करें। और आजकल तो भाई कोहली को देखिए, ही इज़ द बेस्ट रोल मॉडल फॉर फिटनेस। और फिटनेस से मेंटली कितने स्ट्रांग होते हैं आपको। फिजिकली तो जो एडवांटेजेस मिलते ही मिलते हैं, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं और आपकी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और जो रिसर्च है आजकल कि जो नेचर और नर्चर की बात करते हैं कि भाई 60% नेचर है और 40% नर्चर है, तो वो नर्चर का जो फिटनेस का इम्पैक्ट है बहुत बड़ा है और उसके परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा पड़ता है। और जैसे मैंने कोहली का नाम लिया, उनका देखिए तो ही इज़ ए रोल मॉडल फॉर और वो जो कल्चर चेंज किया। हम लोग तो अपने टाइम में तो वेट लिफ्टर के साथ वेट ट्रेनिंग करते थे, जो स्प्रिंटर होता है 100 भाग लिया उसके मीटर साथ। उनके साथ एथलेटिक करते थे, और शाम और को चाय क्रिकेटर भी के पिया। साथ कोई क्रिकेटर, और शाम को चाय भी पिया। शाम को सामने नुक्कड़ पे चाय सबकी एक साथ, और वो चलता रहता था। और जो खाने की कोशिश ये रहती कि जो अच्छा मिल जाए वो खाते रहते थे। लेकिन ये आरपी भाई, रणजी ट्रॉफी की क्या फीस थी उस समय जब आप लोग पहली बार खेले, तो क्या फीस मिली होगी आपको? अब रणजी ट्रॉफी तो छोड़ दीजिए, मैं इंडिया की फीस बताता हूँ आपको उस समय क्या थी। कि तो जिस समय हमें जो मिली थी उस समय, मेरा ख्याल ऐसे ही था, 7,500 रुपये मिले थे अच्छा। खेलने के उस समय के। क्या और क्या आया था आपने उन 7,500 रुपए का? 7,500 एक्चुअली मैंने घर में ला के दे दिए थे कि ये मेरी पहली एक तरह से सेंस ऑफ अचीवमेंट था। जी। और आज देखिए कि जो उस समय इंडिया खेलने में मिली थी उसके कम से कम 50 गुना ज़्यादा एक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने में मिलता है। बिल्कुल। और आजकल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और सब ये कुछ कितनी होता है। खुशी की बात है कि क्रिकेट की वजह से, और मैं चाहता हूँ जितने और भी स्पोर्ट्स हों उसमें भी ऐसा सपोर्ट मिले, क्योंकि अगर हमारा एक माइंडसेट है और हेल्थी जनरेशन है तो उससे देश का बहुत बड़ा विकास होता है। आरपी भाई, क्योंकि जब हॉस्टल में रहे होंगे या रणजी ट्रॉफी खेलते होंगे, आपको जो डाइट के पैसे मिलते हैं उससे कभी बचा के मूवी सूवी देखने गए? क्योंकि हम लोग तो बहुत करते थे, 35 रुपए मिलते थे, उसमें दिन में खाना भी खाना और शाम की मूवी का पैसा भी अब हम बचाना। लोगों को तो ये हालत होती थी कि यूपीसीए की एक खासियत थी कि या तो हम फ्लाइट से भेजे जाते थे जी। और या फर्स्ट क्लास ट्रेन की जर्नी। जी। जबकि मुझे मालूम है विदर्भा और एमपी और अदर ये लोग ट्रेनों से आते थे, 2-2 दिन ट्रैवल करके, फिर हमें 5 स्टार होटल में ठहराया जाता। लेकिन हमारा जो डीए था इतना नहीं मिलता था कि हम उस होटल में खाना क्या चाय भी पी सकें, समझे। तो लड़के फिर जाते थे बाहर ढूंढने, कहीं ढाबा मिल जाए, कहीं ये मिल जाए, खाने का होता था। और लेकिन हम लोग चूँकि फास्ट बॉलर थे तो ये था कि खाना तो है ही है, तो फिर घर से खाना पैसा आकर के और खाना और डाइट का केयर करना जरूरी है, अदरवाइज फास्ट बॉलिंग होगी नहीं। जी। तो उस समय की ऐसी चीज़ें थी। बिल्कुल। लेकिन वो उस टाइम के जो फास्ट बॉलर्स हम सबने देखे हैं और आज के दौर में देख रहे हैं, स्किल वाइज भले ही हो, लेकिन जो फिटनेस किया है उस समय, या उस कल्चर को बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया, वो कपिलबाजी से शुरू होकर उसके बाद एक पहचान ही बनती चली गई। श्रीनाथ आया, उसके बाद तो फिर स्पीड, पहले तो था कि चलिए स्विंग गेंदबाज है इंडिया में, फिर स्पीड आने लगी। अब तो 150 टच कर रहे हैं। कार्तिक त्यागी ने भी 153 किलोमीटर प्रति घंटे डाल दिया। उमरान मलिक एक और ऐसे गेंदबाज हैं जो बराबर 150 किलोमीटर प्रति घंटे डालते हैं। आप खुद बहुत तेज डालते थे। आपको लग रहा है आरपी भाई, जेन्युइन स्पीड जो है आज की डेट में, स्पीड की बहुत ज़्यादा चर्चा है, यह स्किल चाहिए या आपको स्पीड प्लस स्किल हो तो ज़्यादा बेहतर है? बोथ कॉम्बिनेशन। जी। जितने भी, अगर आप क्विक है, रेटिक है तो ठीक, वन डायमेंशनल हो सकते हैं और आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके साथ कंट्रोल है, अब जैसे समी को देखिए, अच्छी खासी स्पीड में सीम की, बुमराह तो एक एक्सक्लूसिव सर प्रोडक्ट है ही हैं, जो उनकी यूनिकनेस है। और जो स्टीप बाउंस आता है उनको, और खासकर जो रिस्ट से कंट्रोल करके बहुत अंदर और बाहर की तरफ डालते हैं, तो ये है। लेकिन स्पीड, जैसे अब उमरान मलिक की बात की, बहुत तेज़ हैं, हाइट उतनी नहीं है तो बॉल स्किड करके आता है, लेकिन उनको यह है कि कॉन्फिडेंस देके कि आप डालें उसको, फिर उनके इम्पैक्ट आएंगे और खिलाएं। जैसे मोहसिन खान को मैंने देखा आईपीएल में, उनका हाइट की वजह से अच्छा बाउंस भी आता है, तो हाइट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। भी एक अच्छे हाइट वाले गेंदबाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाइट का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है बाउंस की वजह से। बट यह है कि हाँ, स्पीड ठीक होनी चाहिए, बट उसके साथ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंट्रोल होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो बैटिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि जरा सा भी, और विकटें खासकर T20 वगैरह में ऐसी मिलती हैं कि बैटिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती जा रही है। तो ये आरपी भाई, उस जब आप खेले तो सनी भाई भी मूवी में काम कर लिया उन्होंने, कपिल बाजी को भी मूवी में हम सब ने देखा। आप इतने हैंडसम थे, इतना गुड लुकिंग, इतने फिट थे, तो क्या आपको कभी मूवी ऑफर नहीं हुई?
मूवी एक हुई थी मुझे 1993 की बात है। जी। तो एक 21st सेंचुरी फॉक्स एक डायरेक्टर थे अजीत रायजादा साहब। अच्छा अच्छा। तो वो बहुत पीछे पड़े थे कि नहीं आपको एक मूवी करनी है। तो मूवी का प्लान उन्होंने बनाया। वो उसी समय बॉम्बे ब्लास्ट हो गए थे, इफ़ यू रिमेंबर। फिर मैं चला गया था इंग्लैंड खेलने। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जुलाई में उनका प्लान था, तो जुलाई में मैं इंग्लैंड में था, नहीं आया। फिर उतना मेरा ये मानना है कि भाई हम खिलाड़ी हैं, हम जो मैदान में जिसमें कोई रीटेक नहीं है उस तरह के लोग हैं। तो एक बार में ही जो पता चलता है तो किसी तरह से, जबकि आजकल वो आ जाता है मेरे साथ भी बहुत। अगर मैं टेक होने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। और इनिशियली आपको खुद ही जैसे आप बॉल डालते ही पता चलता है कि यार आज हाथ से बॉल सही नहीं छूट रहा है। तो कुछ वैसे ही है कैमरे के सामने भी, बट फर्क है कि आप रिटेक कर सकते हैं। नहीं, ये तो स्किल की बात है और यूज्ड टू होने की बात होती है। लेकिन क्रिकेट का आज भी कुछ भी करे मैदान में ही परफॉर्मेंस देनी पड़ती है और वो सबको दिखता है, उसमें कोई रीटेक नहीं है। तो वो एक जो यूनिकनेस फील होती थी कि हम थोड़ा दूसरी एक तरह से स्पीसीज या वैरायटी के लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री से पता नहीं कि उतना रुझान नहीं रहा हमेशा, लेकिन रिस्पेक्ट तो है ही उन लोगों। हिंदी मूवी देखते हैं आप इंग्लैंड में? हिंदी मूवी अभी मैंने पीछे दिनों अभी 83 देखी थी हैरी के साथ में, और उसको बड़ा इंटरेस्ट है। और कुछ अभी एक वो कौन सी आई थी साउथ की जिसमें वो पुष्पा? नहीं नाटू नाटू जो सॉन्ग आया था बड़ा फेमस, राजा मौली साहब की। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और डबिंग के साथ हमने देखी थी अभी। और हैरी को भी बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो विच इज़ हिज ओन यूनिक, ही इज़ वेरी क्यूरियस ऑन दीज थिंग्स। लेकिन आरपी भाई, क्योंकि इंग्लैंड में आप मिस करते हैं वो अड्डेबाजी जो हम लोग बात करते हैं, वो चाहे कानपुर की अड्डेबाजी हो, लखनऊ में बैठ के अड्डेबाजी करना, इंग्लैंड में अड्डेबाजी तो नहीं हो सकती है। अब चाय के साथ बन मक्खन खाना और समोसे खाना वो आज भी जैसे लखनऊ पहुंचे अच्छी तरह से मिस करते हैं। और वो वहाँ पे मिलती नहीं। हालांकि चाय के बहुत शॉप्स वगैरह चेन्स खुल गई हैं इंडियन चाय की, लेकिन वो फील और वो टच और जो बातें होती थी वो कहाँ मिलती है। कम से कम एक चाय, कम से कम 1 घंटा जब तक बातचीत ना हो जाए, मतलब 2 बार चाय आ जाए पूछने की भैया गर्म करवा देंगे तो तब तक मज़ा नहीं आता। खैर हमने देखा, मैं खुद इलाहाबाद से हूँ, आप भी यूपी से है। वो हम सब का है कि शाम को कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, बस ये 1 कप चाय बैठ के 10-12 लोग जब तक बातचीत ना हो जाए। हमारा तो बैठकबाजी, अड्डेबाजी कहते हैं उसको, यार अड्डेबाजी आज उस अड्डे पे मिलना है। तो ये अड्डा है इंग्लैंड में। तो आप 17-18 सालों में, कितने साल हो गए आपको इंग्लैंड में? हमें 25 साल हो गए लगभग। बताइए, 25 साल से आप अड्डेबाजी मिस कर रहे हैं। ऐसे तो इसीलिए तो नहीं आप आ जाते इंडिया हर साल की, तो कम से कम अड्डेबाजी थोड़े दिन करके जाए। कोशिश यही रहती है। तो वो बहुत चीज़ मिस होती है इंडिया में, खासकर अच्छी मिठाइयाँ मिल जाना अपने तरीके की लखनऊ वाली। और अभी जब मैं लखनऊ में था तो चाय और बन मक्खन और समोसे ये दिन में कम से 3-4 बार आ रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और लोगों लखनऊ में वो जो हजरतगंज में जो चाय की दुकान है, हजरतगंज से जो आती है, जी अरे गजब वो चाय, अरे वाह तो वो बड़ी फेमस है। और पानी आ गया मुंह में एकदम क्योंकि मैं लखनऊ बहुत जाता रहता हूँ, तो मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे भी हमारे सब बचपन के जो हम लोग क्लास 9 से सब लोग साथ रहे, तो वो ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये चीज़ें ऐसी मिस होती हैं कि अब जो है कि भाई वो कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, यू मेक योर बेड एंड यू लाई इन इट। हम एक तरह से वहाँ से सेट हो गए। तो बट देखिए अभी कोशिश है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और इससे आना जाना मैं जुड़ना चाहता हूँ। और कुछ भी अच्छा निकले तो यहाँ आना जाना, और ख़ासकर यहाँ की जो क्रिकेट है और इतनी टैलेंट है इंडिया में। हम तो जैसे इंग्लैंड में भी कोचिंग टेक्निक पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, खासकर बचपन में। हमारे यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं, रोल मॉडल्स हैं, तो वो हम ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हैरी है, इनको टेक्निकल बेस पे काफ़ी काम किया गया, अब ये इम्प्रोवाइज करके आ रहा है। तो ये है कि वहाँ से एक्सपीरियंस करके एक तरह से जो कंट्रीब्यूट अगर होने का मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और जब भी आप अड्डेबाजी मिस करें, आप नोएडा भी आ सकते हैं, यानी कि आप लखनऊ और कानपुर ना जाएं, नोएडा आएँ और हमारे क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आएँ। यहाँ पर भी एक छोटा सा नुक्कड़ बना लेंगे, चाय वाय पी के पुराने मैचेस के बारे में बात करेंगे, गपशप करेंगे। और क्योंकि यूपी क्रिकेट का अपना एक मज़ा है, और वहाँ के जो क्रिकेटर्स से जब भी मिलिए कुछ ना कुछ नया होता है उनके पास बताने के लिए, कुछ ना कुछ कहानियाँ, किस्से होते हैं। मैं खासतौर जब लखनऊ जाता हूँ, पुराने क्रिकेटर्स हैं तो बताते हैं सब कि कैसे मैचेस होते थे, कैसे नेट सेशन होते
होता था अच्छा एक चलते थे मुझे कहानी याद आ गई कि जो पुराने क्रिकेटर्स एक दूसरे के कपड़े उठा के पहन के चले जाते थे ग्राउंड पे, वो दूसरा बंदा ढूंढता रहता था। मेरे साथ तो बड़ा इंसिडेंट हुआ है। आपके साथ भी हुआ है कि आपके टी शर्ट लोअर कोई लेके ग्राउंड पे और आप ढूंढ रहे हो? बहुत बार ऐसा होता है कि जूते नहीं मिल रहे, आपको कोई और पहन के चला गया। हम लोग ये टीन के शेड में हॉस्टल में रहते थे, 40 की गर्मी में। हाँ, मैंने भी कैंप किया है वहाँ पे सेंट्रल कोचिंग, वो टीन शेड था, मुझे भी याद है। टीन शेड एंड तो वो जो बट अभी वापस हम देखते हैं और एक तरह से यादें जो आती हैं, बट वो एक सीखने का भी दौर था। उसके दौरान जो जुनून था कि उसके तरह, तो इन सब चीज़ों की कोशिश ये नहीं थी कि ये कोई हमारे लिए हर्डल्स हैं या हिंड्रेंस हैं, बट ये था कि जुनून था मेहनत करना और लंच और डिनर में डाइव लगा के थोड़ा सा आलू ढूंढना सब्जी में, ये सब करते हुए हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। जी, तो देखिए ये मज़ा होता है पुराने क्रिकेटर से बात करने का, क्योंकि जब भी आप फ्लैशबैक में जाएं या आप रिवर्स करेंगे तस्वीरें, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जहन में आती है कि क्या कुछ बदल गया है इंडियन क्रिकेट में। आरपी भाई जब खेले तो 7,000 रुपये उनको मैच भी मिली थी इंडिया खेलने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए आज की डेट में ओडीआई क्रिकेट आप खेलते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास आपको मिलते हैं, और साथ ही इंसेंटिव और तमाम डीए और तमाम चीज़ें मिलती हैं। उन 7,000 रुपये के साथ आरपी भाई ने अपना सफ़र शुरू किया, इंग्लैंड पहुँचे और इंग्लैंड में आज अपने कोचिंग की वजह से उनके जो बेटे हैं, जो साहबजादे हैं इनके, वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। और बहुत ही प्राउड मोमेंट है आरपी भाई के लिए भी, हम सब के लिए भी, कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट हम सब देख रहे हैं। यानी कि आरपी भाई देश के लिए खेले, हिंदुस्तान के लिए, और हैरी अब इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कुछ सालों में वो इंग्लैंड के लिए खेलते नजर आए। तो एक बार फिर आरपी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फ़िलहाल इतना ही।